नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मंथली एनालिसिस के वीडियो में। अभी हमारा फेब्रुअरी मंथ पूरा ख़त्म हो गया और अभी मार्च मंथ शुरू होने वाला है, तो ये हमारा मंथली एनालिसिस वाला वीडियो रहने वाला है। अब ये वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ मार्केट में क्या हुआ लास्ट मंथ, क्या हो सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, कौन से ऐसे सेक्टर है जिसने लास्ट मंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और कौन से ऐसे सेक्टर है जिसके ऊपर हमें देखना चाहिए। और इन द लास्ट में आज आपके साथ ये वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक शेयर करने वाला हूं ना, जिन्होंने आप बोल सकते हो कि फेब्रुअरी मंथ में बहुत अच्छा क्लोज दिया है, तो उनका जो मार्च मंथ है ना वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं यहाँ पे जो भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, अपना सिर्फ प्राइस एक्शन एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्राइस और पैटर्न को देख के कैसे एनालिसिस करना चाहिए ऑन द लॉन्ग टर्म चार्ट्स। कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। और आप लोगों को अभी पहले हम लोग क्या करते हैं ना, चार्ट में जाते हैं, बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं लास्ट वीक में मार्केट के बारे में। अब देखो, लास्ट वीक में मार्केट ओवरऑल नीचे ही था। मंडे को थोड़ा बहुत ऊपर गया था, उसके बाद एवरीडे मार्केट धीरे धीरे नीचे ही जा रहा था। एंड फ्राइडे को सबसे ज़्यादा मार्केट में सेलिंग आई। इवन एफआईएस का जो सेलिंग नंबर है वो भी फ्राइडे को ज़्यादा आया। और मेरे ख्याल से फ्राइडे को कोई एक ऐसा टाइम था जहां पे 15 मिनट में सबसे ज़्यादा सेलिंग हुई। तो पर्सनली मैं भी यही सोच रहा था कि अरे मार्केट में सडनली क्या हो गया, इतनी सेलिंग क्यों आई है। बट अभी जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सैटरडे 12 साढ़े 12 1 बजे के आसपास, वो टाइम पे अभी पता चला है कि इसराइल ने ईरान पे एयर स्ट्राइक की है। और मेरे ख्याल से ईरान के जो कोई लीडर होते हैं वो भी, उन ऐसी न्यूज़ आ रही है कि उनको भी प्रॉब्लम हुआ है या वो मर गए, ऐसा कुछ आ रहा है। और ये भी पता चला है कि यूएस ने भी एयर स्ट्राइक की है ईरान के ऊपर। तो ये जो इतने टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इसराइल ईरान का, वो फाइनली अभी खत्म होते हुए दिख रहा है। अब ये चीज़ें कितनी लंबी चलेगी और ये चीज़ें कितनी बिगड़ेगी या क्या होगा, वो अभी आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलेगा। बट अब ये पता चल गया है कि भाई फ्राइडे जो सेलिंग हुई थी उसका रीज़न शायद ये हो सकता है। और एफआईएस का अगर आप नंबर देखोगे तो वो भी बहुत ज़्यादा था। चलो हम लोग जाते हैं चार्ट के ऊपर और समझते हैं कि भाई अभी क्या हो सकता है। और जनरली है ना, अगर फ्राइडे मार्केट गिरता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है वो मंडे को भी हमें दिखता ही है। और आप कभी भी देखना, कोई भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ना वो सैटरडे या संडे को ही आती है, और जिसका कुछ लोगों को पहले से पता होता है, इस वजह से वो फ्राइडे को ये अपनी पोजीशन बनाते उसका फ़ायदा उठाते हैं। खैर, ये तो मार्केट में चलता ही रहेगा। अब ये देखो, ये है निफ्टी का चार्ट और ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और ये महीने में निफ्टी ने हाई बनाया था 26,341 का, और निफ्टी का लो था 24,571 का। अब एक तरीके से आप देखोगे तो ये एक डोजी कैंडल है। बट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो अभी हमारा मार्केट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के पास है। और ये बेसिकली हमारा ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ना, ये हमारा सपोर्ट लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है 25,587, 24,587 से लेके 24,360 के आसपास का। तो ये जो लेवल है, आप अगर राउंड फिगर करो 24,600 से 24,300 का, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न की बात है। क्योंकि फिर लॉन्गर टर्म चार्ट में मार्केट एक तरीके से आप डाउन ट्रेंड में आ गया ऐसा बोल सकते हो। अदरवाइज अभी भी मार्केट में प्रॉब्लम नहीं है। अभी डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ जस्ट टू शो वन थिंग। ये हमारा एक गैप अप हुआ था जब हमारी टैरिफ की न्यूज़ अनाउंस हो गई थी कि अभी इंडिया को 18% टैरिफ लगेगा। तो ये जो गैप अप था 25,100 से लेके 25,641 का, ऑलमोस्ट वो गैप फिल हो गया है। और अगर अभी समझो ये बिकॉज ऑफ दिस एयर स्ट्राइक वाली न्यूज़ जो इजराइल और ईरान की है, उसके वजह से समझो मार्केट मंडे गैप डाउन खुलता है और 24,500 या 600 के आसपास आप लोगों को दिखता है, तो आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। मैं आप लोगों को आज एक चीज़ समझाता हूँ। कभी भी मार्केट मेजर गैप डाउन या मेजर गैप अप करता है ना, तो आप लोगों को पहले 15 मिनट के कैंडल का वेट करना है, 15 से 20 मिनट आपको वेट करना है और देखना है
कि उसके बाद मार्केट जो गैप डाउन होके जो लो बनाया है क्या वो ब्रेक कर रहा है। अगर वो ब्रेक नहीं करता तो इसका मतलब मार्केट में जो पैनिक आना था वो ऑलरेडी आ चुका है, अभी कोई पैनिक नहीं आएगा। और अगर आप ये देखोगे ना, इसका एकदम उल्टा, आप यहाँ पे देखो ये गैप अप में भी हुआ था। गैप अप होने के बाद मार्केट ने वो हाई तोड़ा ही नहीं और मार्केट नीचे गया, तो इसका मतलब यहाँ पे मार्केट को स्ट्रेंथ नहीं थी। वैसे ही कल आप लोगों को गैप डाउन होने के बाद ये चीज़ पे ध्यान रखना है। तो निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी बैंक निफ्टी का आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो, और देखो ये बात मैं आप लोगों को कब से बोल रहा हूँ कि कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर। मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी भले डोजी कैंडल बना है बट फिर भी बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग है। बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो 60,400 है, और सबसे बड़ा जो सपोर्ट है वो है 57,600। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अभी अगर हम लोग एफ की बात करें तो आप यहाँ पे देखो एफ के नंबर में आप लोगों को अभी कुछ थोड़े टाइम से बोल ही रहा था कि फाइनली उनके मिक्स नंबर आना शुरू हुए हैं। तो मंडे को बाइंग था, फिर थोड़ा सेलिंग आया, फिर वापस से बाइंग किया। फिर देखो ऐसा लगता है एफ को कुछ चीज़ें पहले से पता थी। यहाँ पे थर्सडे को सेलिंग आया और फ्राइडे को उनकी बहुत ज़्यादा सेलिंग आई। तो ये एफ के नंबर है। अगर हम लोग सेक्टर की बात करें तो लास्ट वीक में आप देखो हेल्थ केयर, फार्मा, हेल्थ केयर ये मिड एंड स्मॉल कैप है, ये नॉर्मल हेल्थ केयर है, मेटल, पीएसयू बैंक, ये सारे सेक्टर स्ट्रॉन्ग थे। अगर हम वीक की बात करें तो मिड एंड स्मॉल कैप, आईटी टेलीकॉम, रियलिटी, आईटी, इंटरनेट, ये सारे सेक्टर डाउन थे। अगर हम लोग लास्ट मंथ के खराब परफॉर्मर की बात करें तो वो है आईटी, मिड एंड स्मॉल कैप, आईटी टेलीकॉम, फिर डिजिटल हो गया, इंटरनेट, सर्विस सेक्टर, एफएमसीजी, ये सारे खराब करने वाले सेक्टर थे। अच्छे सेक्टर्स की बात करें तो एनर्जी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पीएसयू बैंक, सीपीएसई, ऑयल एंड गैस, पीएससी। अब देखो आपको याद होगा पीएसयू बैंक हो गया, सीपीएसई हो गया, पीएससी हो गया, ये सेक्टर लास्ट वीक में भी मैंने आप लोगों को बताया था। और पीएसयू बैंक इनफैक्ट बहुत टाइम से आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। तो ये सारे सेक्टर है। और अगर सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर आप मुझे बोलोगे ना कौन सा है, तो मेरे हिसाब से वो पीएसयू बैंक है। और पीएसयू बैंक में आप अगर देखोगे कैनरा बैंक अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक में एक अच्छा रिवर्सल हुआ है, ब्रेकआउट, वो मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। और मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो ये सारी हमारा मार्केट का एनालिसिस हो गया। अभी इंडिया विक्स जो है वो 13.70 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट $67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यूएसडी आईएनआर जो है वो 91 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो फिलहाल नॉर्मल है। अब देखो हम लोग आते हैं आज के हमारे स्टॉक्स के ऊपर। अब आपने अगर लास्ट वीक में एक चीज़ नोटिस की होगी ना, तो एक स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही थी, और वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है वो है आरआर केबल। अब आरआर केबल का जो आप चार्ट देख रहे हो ये बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब यहाँ पे देखो इसने आईपीओ के बाद सितंबर में इसका आईपीओ आया था 2023 में। इसने एक हाई मारा था मई 2024 में, 1900 के आसपास का हाई था। और उसके बाद कंटिन्यूसली ये स्टॉक नीचे ही चल रहा था। बट यहाँ पे जब उसका एक रिजल्ट आया था क्वार्टरली, उसके बाद ये स्टॉक में एक नेक्स्ट डे गैप अप हुआ था, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना था, फिर यहाँ पे कंटिन्यूसली कंसोलिडेट कर रहा था। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना, तो आप यहाँ पे नोटिस करिए कि ये स्टॉक अभी मंथली टाइम फ्रेम में तो लास्ट मंथ में ब्रेकआउट दिया ही है फरवरी मंथ में, बट उससे पहले 3 महीने से ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था अपने रेजिस्टेंस के पास। तो ये एक अच्छी बात है। और अगर आप इसमें वॉल्यूम भी ऐड करोगे तो मैंने आपको जो बोला कि रिजल्ट के बाद जहाँ पे इसमें स्ट्रेंथ आई थी दैट वाज अ मे मंथ, वो मे मंथ में आप यहाँ पे देखो इसका वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ था। और उसके बाद ही अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो ये स्टॉक में जो अपना डाउन ट्रेंड है वो खत्म हुआ था, बट थोड़ा सा साइडवेज जाने के बाद अभी ये अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो अभी ये स्टॉक का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है इट इज़ वेरी क्लियर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो इसका ऑल टाइम हाई है 1800 से 1900, और अभी ये स्टॉक 1562 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
इसने 1516 के आसपास 1516 रुपीज़ के आसपास इसने ब्रेकआउट भी किया है। अगर ये अपने कंसोलिडेशन का बेस ब्रेक करता है विच इज़ 1315, राउंड फिगर 1300 समझ लेते हैं, तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। और अगर ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो इसमें एक अच्छी और स्ट्रेंथ आते हुए हम लोगों को दिख सकती है। तो ये एक हमारा पहला स्टॉक है आज का वीडियो का। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है ग्रेफाइट इंडिया लिमिटेड। अभी आप ग्रेफाइट का भी चार्ट देखो यहाँ पे। इसने एक ब्रेकआउट दिया था 2017 में और वो 2010 के बाद दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 7 साल का यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक 124 वाला 1100 तक चला गया था 2018 में। 2018 में इसने टॉप बनाया और फिर बहुत नीचे आया। इनफैक्ट ये अपने प्रीवियस ब्रेकआउट के पास रिटेस्ट करके 2021 में ऊपर गया, थोड़ा वापस नीचे आया। 24 में इसने हाई बनाने की कोशिश की, वापस नीचे आया 25 में। और फाइनली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी ये स्टॉक आप ऐसे बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट 6-7 साल के बाद अपनी ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है ना, ये लेवल को ये ब्रेक कर रहा है। तो अगेन ये भी यहाँ पे हम लोगों को ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो रहा है। और अभी इसने रिसेंटली 640 के आसपास, 640 650 के आसपास इसने ब्रेकआउट किया है। अगर ये स्टॉक वापस से 570 560 ब्रेक कर देता है तो ख़राब हो जाएगा लॉन्गर टर्म के चार्ट में। और अगर आप इसके रेजिस्टेंस की बात करो तो 2021 का जो 815 लेवल है ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है और नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका 2018 का हाई है विच इज़ 1127। तो आप इस पे भी ध्यान रख सकते हो। उसके बाद केबल इंडस्ट्री में से एक और स्टॉक है विच इज़ पॉलीकैब। और पॉलीकैब का आप चार्ट यहाँ पे देखो, इट्स क्लियरली गोइंग अप ट्रेंड। अगर आप यहाँ पे देखोगे अगस्त 2024 और जुलाई में इसने एक हाई बनाया था। बहुत टाइम इसने कंसोलिडेट किया, फिर इसने थोड़ा बहुत करेक्शन भी किया। फाइनली ये स्टॉक भी अभी वापस से अपना ब्रेकआउट कर रहा है ये महीने में। अगर आप देखोगे तो ये मंथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है और ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा हुआ है। अगर ये वापस से 6600 लेवल ब्रेक कर देगा तो ख़राब हो जाएगा। बट अभी ये महीने में अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ने ऑलमोस्ट 20% की अपसाइड रैली की है। थोड़ा ये यहाँ पे कूल डाउन हो सकता है। अगर आप इसकी अपसाइड रेंज कैलकुलेशन करोगे तो वो हम करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो आ रहा है समवेयर अराउंड 10,600 का। बट आप ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये स्टॉक ने लास्ट मंथ में अच्छी खासी रैली ली है, तो शायद अभी थोड़ा कूल डाउन करके वापस से ऊपर जा सकता है। ऐसा ही दूसरा एक स्टॉक है KEI इंडस्ट्री लिमिटेड। अभी अगर आप ये स्टॉक भी देखोगे ना तो ये भी केबल इंडस्ट्री से ही है और आप इसका जो चार्ट देख रहे हो ये भी अभी मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। तो आप यहाँ पे देखो, इसने जो रिसेंटली हाई बनाया था वो था 5040 का। उसके बाद ये स्टॉक ने भी करेक्शन किया था ऑलमोस्ट 2500 का और ये महीने में ऑलमोस्ट 26% की रैली लेने के बाद ये स्टॉक अभी ब्रेकआउट कर रहा है। अगर आप इसकी अपसाइड रेंज कैलकुलेशन करोगे तो आप लोगों को दिखेगा कि इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो बन रहा है समवेयर अराउंड 7500 का। और अगर ये स्टॉक ने वापस से ये मंथ का लो ब्रेक कर दिया विच इज 3790 तो ये स्टॉक भी खराब हो जाएगा। तो देखो ये सारे स्टॉक्स ने मंथली टाइम फ्रेम पे फरवरी मंथ में बहुत ही अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है और ये सारे स्टॉक्स के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। अभी आप एक चीज़ नोटिस करो, ज़्यादातर जो स्टॉक्स है ना वो हमारे केबल बिजनेस से ही थे। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि केबल बिजनेस में कुछ अच्छी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है। और अगर आप देखोगे ना तो डेटा सेंटर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है उसमें भी केबल लगेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का दूसरा कोई काम होने वाला है उसमें भी केबल लगेगा। पावर ट्रांसमिशन के बिजनेस में भी केबल की ज़रूरत है। तो ओवरऑल केबल बिजनेस में डिमांड बहुत अच्छा आने वाला है और उसकी जो चीज़ है हम लोगों को यहाँ पे देखने मिल रही है। अगर आप लोगों को फंडामेंटल्स के बारे में ज़्यादा पता है तो आप और ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। और ग्रेफाइट के जैसे HEG भी आप एक स्टॉक को देख सकते हो। बट ये अभी भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है अबाउ 670। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये थे हमारे आज के ये सारे स्टॉक्स। अगर आपको हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एडवाइजरी सर्विस के बारे में ज़्यादा जानना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। और अगर आपको मुझे पर्सनली मिलना है तो 7 और 8 मार्च को मैं आ रहा हूँ पूना में एज अ स्पीकर डेकमा के इवेंट में जो डिफाइन एज ने ऑर्गेनाइज किया है।
वहाँ पे मेरे जैसे और भी बहुत सारे स्पीकर आने वाले हैं। तो ये 2 दिन का पूरा इवेंट रहेगा और अगर आप लोगों को मुझसे सीखना है और भी बहुत सारे स्पीकर से उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है तो आप लोग वहाँ पे मुझे मिल सकते हो 7 और 8 मार्च को पूना में। और इसके अंदर है ना, ये इवेंट ज़्यादातर आल्गो के रिलेटेड है और मैं आप लोगों को वहाँ पे ये बताने वाला हूँ कि आप मेरी जो मेथड है, जो इन्वेस्टिंग की मेरी मेथड है, उसको आप ऑटोमेटेड कैसे कर सकते हो विथ एल्गो ट्रेडिंग। तो अगर आप लोगों को डिफाइन एज में डेकमा के लिए रजिस्ट्रेशन करना है 7 और 8 मार्च के लिए, तो उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके कर सकते हो। और कल हमने चैनल पे एक पॉडकास्ट लाइव किया था संकल्प जी के साथ, जहां पे उन्होंने अपनी एक ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताया था 33 EMA को यूज करते हुए। तो अगर आप लोगों को वो देखना है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप वो पॉडकास्ट जाके देख सकते हो। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको ये वीडियो में ज़रा भी चीज़ें अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।